हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 10 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 14400 ऐप टू रिपोर्ट द करप्टेड ऑफिशियल विद प्रूफ। देखिए, किस राज्य ने भ्रष्ट अधिकारियों को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको स्टेट का नाम बताना है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी आंध्र प्रदेश ने करप्ट ऑफिशियल्स की कंप्लेन के लिए 14400 नाम का एक ऐप जारी किया है। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नल्या थिरान स्किल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट अंडर नान मुध मुधल नान मुधल वन एक एक प्रोग्राम था, उसके अंडर एक नल्या थिरान स्किल प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक नल्या थिरान एक प्रोग्राम को, स्किल प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद who has been appointed as the new chairman of इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, किनको घोषित किया गया है? तो ये है आपने स्वरूप कुमार साहा को। स्वरूप कुमार साहा को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। स्वरूप कुमार साहा को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4। देखिए, अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है इंडिया के द्वारा। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है, वहां से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज क्या है? तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 4000 किलोमीटर, यानी ये जो मिसाइल है वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उसके बाद विच आर्म्ड फोर्सेस हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज इन मंगोलिया। देखिए, मंगोलिया में एक आयोजित एक खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज है जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या लगभग 16 कंट्रीज के बीच में आयोजित हो रही है। तो आपको बताना है कि हमारी कौन सी एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने क्या है, पार्टिसिपेट किया है इस खान क्वेस्ट मंगोलिया एक्सरसाइज में। खान क्वेस्ट जो कि मंगोलिया में आयोजित हो रही है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ओशियन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? आपको बताना है अक्रॉस द ग्लोब, यानी हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई ऑप्शन, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वोट वोट किया है यूनानिमसली, यूनि सॉरी एक तरीके से अनएनिमसली टू रेज रेपो रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट टू व्हाट परसेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनानिमसली कैसे मतलब रेपो रेट को 50% बेसिक पॉइंट इंक्रीज किया। तो आपको बताना है कितना हो गया है। आपको ये बताना है कि रेपो रेट कितने परसेंट हो गया है। तो ये हो गया है बी, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी है यहाँ पर, जो 4.9% है। अब आपका रेपो रेट हो गया। कई बार क्या है, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं निकल पाती। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। यूनानिमसली, ठीक है, यूनानिमस यूनानिमस होता है, यूनानिमसली। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यूनानिमसली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Whom did the India beat to clinch inaugural FIH hockey 5S championship Lausanne in Switzerland? स्विट्जरलैंड के लाउजेन में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप को इंडिया ने जीत लिया है। तो किसको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है बेल्जियम को हराकर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया ने है वो इंडिया ने पोलैंड को हराकर, सॉरी यहाँ पर बेल्जियम नहीं, पोलैंड। यहाँ पर इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट है, पोलैंड। इंडिया ने पोलैंड को हराकर FIH हॉकी
5 चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो कि आयोजित हो रहा था स्विट्जरलैंड के लाउजेन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू व्हाट परसेंट। तो आपको बताना, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष हाल ही के जो करंट चालू वित्त वर्ष है उसके लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है, ये आपको बताना है। तो ये है 7.5%। ठीक है, 7.5% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया की जो ग्रोथ है वो रहेगी। ठीक है, इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्टिंग है वो 7.5% रहेगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड ए बीच विजिल ऐप, ए कोलेब्रेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप जारी किया, बीच विजिल ऐप जारी किया है और किसके साथ मिलकर, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के साथ मिलकर ये ऐप लॉन्च किया है। तो ये कौन सी सरकार है, ये है गोवा सरकार, यानी गोवा ने ये बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद हु हैज टुक चार्ज एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये हैं अपने अशोक कुमार चौधरी। अशोक कुमार चौधरी क्या है, यहाँ पर एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है एसबीआई के, तो ये हैं दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा ये है एसबीआई के चेयरमैन। और एमडी कौन बने हैं, ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे 2022, 2022 की जो वर्ल्ड ओशियन डे है उसकी थीम क्या थी, आपसे पूछी गई है। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता किस दिन मनाया जाता है, डेट नहीं पूछता, लेकिन आपसे थीम पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर जो थीम है वो कौन सी थी, ये रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिंग एक्शन फॉर द ओशियन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शीतल षष्ठी। शीतल षष्ठी एक सैक्रेड हिंदू फेस्टिवल है। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा पवित्र त्योहार, हिंदू त्योहार शीतल षष्ठी है। तो ये कहां पर मनाया जा रहा है, आपको बताना है किस राज्य में मनाया जाता है शीतल षष्ठी। तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो ओडिशा में शीतल षष्ठी जो हिंदू फेस्टिवल है, सैक्रेड हिंदू फेस्टिवल है, वो मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल किया है इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट 20 MWP कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट एट वेहर। तो आपको बताना है कि कहां पर 20 MWP कारपोर्ट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित करने वाला मारुति सुजुकी का प्लांट कौन सा है। यानी मारुति सुजुकी ने भारत में किस प्लांट में 20 MWP का एक कारपोर्ट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित किया है। तो ये किया है हरियाणा में। ठीक है, मानेसर में, जो हरियाणा में हरियाणा के मानेसर में जो मारुति सुजुकी का प्लांट है, वहां पर मारुति सुजुकी ने 20 MWP कारपोर्ट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी 10 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में। ठीक है, अब पहली न्यूज ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली चौथी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उस पर एफएसएसएआई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक जारी किया है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेजन पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने रिलीज किया है फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को। ठीक है, अगर हम बात करें एफएसएसएआई की, यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, मैं सिक्योरिटी बोल गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग 5 फूड सेफ्टी कैटेगरी में क्या है, पर्टिकुलर स्टेट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, यानी जो इंडेक्स तैयार किया जाता है वो 5 फूड सेफ्टी कैटेगरीज में तैयार किया जाता है कि कौन सा स्टेट बेहतर एक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग जो ये इंडेक्स जारी किया है वो मनसुख मांडविया के द्वारा रिलीज किया है।
अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ने अनवील किया है एक लोगो को भी, जो कि आयुर्वेदा आहार है। आयुर्वेदा आहार के लोगो को भी इसी दिन यहाँ पर अनवील किया गया है। अगर हम बात करें इस साल की थीम क्या थी, तो इस साल की जो थीम थी वो सेफर फूड ग्रेटर हेल्थ थी, ठीक है। यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो इस साल की थीम थी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस साल की थीम रही है सेफर फूड और ग्रेटर हेल्थ। उसके बाद वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2022 ये ऑब्जर्व किया गया 9 जून को, ठीक है। तो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को मनाया गया। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को, और वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फॉर्म और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन। यानी जो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे है वो दो संस्थाओं के प्रयास से एक तरीके से मनाया जाना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो संस्थाएं हैं वो है इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम इसके द्वारा और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा ये शुरू किया गया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। अगर हम बात करें थीम की, तो इस साल की जो थीम थी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन की जो थीम थी वो थी एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी एक्रीडिटेशन ये क्या था, इस साल की थीम थी। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फॉर्म की, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1993 में, और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन जो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये ऑब्जर्व किया गया 8 जून को, ठीक है। आपको ध्यान रखना 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर ये ऑब्जर्व किया गया 8 जून को ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर, ठीक है। इट इज ए मास और ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन योर ब्रेन। अगर आपके ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल टाइप की सेल ग्रो करने लग जाती है तो वो ट्यूमर बन जाती है, ठीक है। तो इस बात की अवेयरनेस जारी करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को। अगर हम बात करें तो ब्रेन ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस, ठीक है। ये नॉन कैंसरस यानी बहुत ही ज्यादा हानिकारक, मतलब एक तरीके से जिसको क्योर किया जा सकता हो, और कैंसरस जिसको क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैंसरस और नॉन कैंसरस दो प्रकार के ट्यूमर पाए जाते हैं ब्रेन में। अगर हम बात करें इस साल की थीम की, तो इस साल की जो थीम थी तो वो थी टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की जो थीम थी इस साल वाली वो थी टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। उसके बाद यूएन ने ग्रांट किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $48 मिलियन का टू श्रीलंका अमिड क्राइसिस। देखिए श्रीलंका में जो हाल ही में संकट आ रहा है, ठीक है, तो इस संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया है, श्रीलंका को $48 मिलियन की मानवीय सहायता देने का एक तरीके से अप्रूवल पास किया है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ने, इसने प्लान किया है ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कितने का, $48 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो कि प्रोवाइड किया जाएगा यूएन के द्वारा, सॉरी हाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और ये श्रीलंका को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें कि दिल्ली का जो असिस्टेंस है वो कितना रहा है, दिल्ली से कितनी हेल्प अभी तक जा चुकी है, ये लगभग $3 बिलियन जा चुकी है। और अगर हम बात करें तो ये जो असिस्टेंट है वो किस लिए प्रोवाइड किया गया है, ताकि वहां पर जो एसेंशियल आइटम है, जो बेसिक आइटम है, बेसिक नीड की चीजें हैं, उनको प्रोवाइड अच्छे से किया जा सके, जिसमें फूड है, फ्यूल है, कुकिंग गैस है और मेडिसिन है। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए इंडिया की तरफ से लगभग $3 बिलियन का असिस्टेंट जारी किया जा चुका है। अगर हम बात करें श्रीलंका की कैपिटल की, तो जयवर्धने पूरे कोटे हैं। श्रीलंका की करेंसी ये कौन सी है, श्रीलंकन रुपी है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो रनिल विक्रमसिंघे हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्सा है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा नेबर कंट्री श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बारे में स्टैटिक जीके क्या है। तो श्रीलंका के बारे में जितनी भी स्टैटिक जीके है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, फोर्ब्स ने रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट जो है जारी कर दी है। इसमें मुकेश अंबानी ने टॉप किया है इंडियाज रिचेस्ट मैन के रूप में, ठीक है।
इंडिया का अगर रिचेस्ट मैन आपसे पूछा जाए तो मुकेश अंबानी रहेंगे। इन्होंने जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है उसमें टॉप किया है। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एलोन मस्क है। इनकी जो नेट वर्थ है वो 219 यानी 219.4 बिलियन डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट से ये संबंध रखते हैं और इसकी जो सोर्सेज हैं वो टेस्ला और स्पेसएक्स है। अगर हम बात करें बर्नार्ड आर्नोल्ड की एंड फैमिली की, तो इसकी नेट वर्थ 156 यानी 156.5 बिलियन डॉलर है, फ्रांस से संबंध रखते हैं। और LVMH इसकी क्या है, सोर्सेज है, ये कंपनी है, ब्रांड है। अगर जेफ बेजोस की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट से हैं और इनकी नेट वर्थ 150.5 बिलियन डॉलर है, अमेजोन के ये मालिक हैं। ऐसे ही बिल गेट्स उनके बाद आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हैं। और वारेन बफेट ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट से हैं, ये बर्कशायर हाथवे के एक तरीके से मालिक हैं। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस डाइवर्सिफाइड एक तरीके से रिलायंस के मालिक हैं, इनकी जो नेटवर्थ है 103 यानी 103.2 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया से संबंध रखते हैं। उसके बाद आते हैं गौतम अदानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी के बिल्कुल पीछे ही है गौतम अदानी और लगभग 2 बिलियन डॉलर का ही फर्क है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्रेयास जी होसूर ये पहले इंडियन रेलवे के ऑफिसर हैं जिन्होंने कंप्लीट की है एक बहुत ही ग्रूलिंग यानी भीषण आयरन मैन ट्रायाथलॉन, ठीक है। एक तरीके से एक ये मैराथन है ट्रायाथलॉन, जिसमें तीन टाइप के एक चैलेंजेस होते हैं। तो इसको कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय रेलवे ऑफिसर बने हैं श्रेयास जी होसूर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो श्रेयास जी होसूर ये पहले ऑफिसर बने हैं जो कि इंडियन रेलवे से हैं और इन्होंने कंप्लीट किया है आयरन मैन ट्रायाथलॉन को इन्होंने कंप्लीट किया है। और ये जो ट्रायाथलॉन है ये एक इवेंट है जिसमें 3.8 किलोमीटर की तो स्विमिंग है, यानी 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग रहती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग रहती है और 42.2 किलोमीटर की रनिंग रहती है। तो ये जो ट्रायथलॉन है, ये जो एक तरीके से चैलेंज है, ये उन्होंने 13 घंटे और 26 मिनट में कंप्लीट कर दिया है और ये आयोजित हो रहा था हैम्बर्ग जर्मनी में। जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी में ये आयोजित एक तरीके से ये चैलेंज जो ये इवेंट है ये आयोजित हो रहा था, जिसमें श्रेयास जी होसूर जो कि भारतीय रेलवे के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कंप्लीट किया है। श्रेयास जी होसूर ये फर्स्ट ऑफिसर हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विसेज से हैं, नॉन यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज से पहले ऑफिसर है जिन्होंने ये इवेंट को कंप्लीट किया है। अगर उसके बाद बात करते हैं न्यूज की, अगली न्यूज की, तो ये है ट्रांसफर ऑफ 10 इन बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू NSIL अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट ने अप्रूव क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो ट्रांसफर कर देगा 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, किसको, NSIL को, ठीक है। NSIL को जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को NSIL को सौंप देगा। अगर हम डिटेल बात करें तो क्या है, ये जो NSIL है ना, NSIL ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो यूनियन कैबिनेट ने एक तरीके से अप्रूवल जारी कर दिया है जिसमें ये 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को NSIL को सौंप देगा, ठीक है। और इसमें यह भी परमिट किया गया है कि ये जो कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है NSIL में गवर्नमेंट का, उसको 1000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर देगा। यानी जो अब शेयर रहेगा इंडियन गवर्नमेंट का NSIL में, यानी एक तरीके से कैपिटलाइजेशन करेगा, वो कितने का करेगा, वो 7500 करोड़ रुपए का करेगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद सोनी के एक्स CEO ये है नोबुयुकी इदेई, ठीक है, नोबुयुकी इदेई, ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, नोबुयुकी इदेई। तो ये CEO के सोनी के एक्स CEO हैं, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगली न्यूज की बात करें तो अमित शाह ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है एक नई बिल्डिंग को, किसके लिए, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए नई दिल्ली में हाल ही में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एक नई बिल्डिंग को जिसमें नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा, ठीक है।
अगर डिटेल बात करें तो ये है यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एक नई बिल्डिंग को, जिसमें नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा, जो कि नई दिल्ली में रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, प्रमोट करेगा और प्रिजर्व करेगा ट्राइबल हेरिटेज, कल्चर एंड नर्व सेंटर फॉर ट्राइबल रिसर्च इश्यू एंड मैटर्स इन एकेडमी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फील्ड। यानी जो ट्राइबल्स है, जनजातियां हैं, तो उनकी एकेडमिक्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फील्ड में जितने भी काम होंगे, वो सभी काम कहां से ऑपरेट किए जाएंगे, ये ऑपरेट किए जाएंगे नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में रहेगा। तो इसके लिए जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में। अगर हम बात करें, अभी तक लगभग 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में बन चुके हैं। 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी तक इंडिया में बने, मतलब एक तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर इन्होंने इंक्रीज किया है फंडिंग को, ताकि डीआरडीओ में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है उसको 50 करोड़ कर दिया। कहने का मतलब क्या है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने फंडिंग को इंक्रीज कर दिया है। अभी इसकी फंडिंग, डीआरडीओ में जो फंडिंग रहेगी वो लगभग 50 करोड़ की रहेगी। ठीक है, उसके लिए अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है, एक ऑथोराइज किया है इंक्रीज को। कहां पर, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, प्लान है, इसमें क्या है, एक तरीके से जो फंड को है वो इंक्रीज किया गया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या है, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्लान में जो फंड है उसको इंक्रीज किया है, ताकि एमएसएमई और स्टार्टअप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्लान के अंडर आते हैं, जो भी एमएसएमई है और स्टार्टअप है उनको हेल्प की जा सके। ठीक है, तो यहां पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्लान के अंडर एमएसएमई और स्टार्टअप्स आते हैं, उनको हेल्प करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनकी फंडिंग को इंक्रीज किया है। अगर हम बात करें तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये एनकरेज करेगा डेवलपमेंट को, ताकि इंडिजीनियस कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट और सिस्टम और टेक्नोलॉजी तैयार की जा सके। अब जो फंडिंग है वो 50 करोड़ रुपए की रहेगी, पहले ये फंडिंग 10 करोड़ रुपए की थी। यानी कोई भी एमएसएमई है, कोई भी स्टार्टअप है जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और नई सिस्टम, नए प्रोडक्ट और नए कंपोनेंट्स, डिफेंस इंडिजीनियस कंपोनेंट तैयार करता है, तो उसको सरकार फंड देती है, और वो फंड अब 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर की, श्री राजनाथ सिंह है। अगर डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, निर्मला सीतारमन है। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ के चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, जी सतीश रेड्डी। और आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये निर्मला सीतारमन है। और अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। उसके बाद रामकृष्णन मुक्कावेली, ठीक है, रामकृष्णन मुक्कावेली ये बने हैं फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन बने हैं जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा एज ए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के रूप में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा एक भारतीय जिनका नाम है रामकृष्णन मुक्कावेली, इनको चुना गया है। अगर हम बात करें, ये क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द वर्ल्ड, विश्व में पहली बार क्या हुआ है, एक इंडियन का नाम आया है जो कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पायनियर के रूप में इनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ऐसा नामांकन किया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी के द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के रूप में एक भारतीय को चुना गया है, जिनका नाम है रामकृष्णा मुक्कावेली। अगर हम बात करें, रामकृष्ण मुक्कावेली ये फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है एक तरीके से एक कंपनी के, जिसका नाम है मैथ्री एक्वाटेक ऑर्गेनाइजेशन के ये फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इन्होंने वर्ल्ड की पहली बोटलिंग प्लांट हैदराबाद में स्थापित की थी। वर्ल्ड की पहली बोटलिंग प्लांट इन हैदराबाद में इन्होंने स्थापित किया था। और ये क्या करते हैं, ये हवा से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पानी इन्होंने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामकृष्णन मुक्कावेली।
राम कृष्णा मुक्कावेली ये फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है मैथ्री एक्वाटेक के, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के रूप में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा इनको ऐसा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें मैथ्री एक्वाटेक की, तो ये एक ESG फर्म है और इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मेघदूत प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक ओनली वाटर जनरेटर है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर से ये क्या करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और पानी की पूर्ति करता है। तो ये इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ही एक उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ ये रामकृष्णा मुक्कावेली है, ये उभरे हैं और इनको बहुत ही अच्छे सम्मान के रूप में देखा जाता है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पायनियर के रूप में इनको जाना जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है एक SMB साथी उत्सव को। ठीक है, जो सपोर्ट करेगा छोटे बिजनेसेस को। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए SMB साथी उत्सव को लॉन्च किया है व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, देखिए व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव, जो एम करेगा सपोर्ट करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को और उनको हेल्प करने के लिए ताकि अडॉप्ट की जा सके एक डिजिटल मीडियम को। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को। देखिए एक तरीके से जो व्हाट्सएप है इसने SMB साथी एक उत्सव, एक पहल जारी की है। ठीक है, SMB साथी उत्सव को जारी किया है जिसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू व्हाट्सएप क्या करने जा रहा है, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने जा रहा है और उसने इसके लिए एक इनिशिएटिव जारी किया है, एक पहल जारी की है जिसको बोला गया है SMB साथी उत्सव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो ये उत्सव है इसकी शुरुआत एक पायलट से की गई है। इनिशिएटिव स्टार्टेड द इनिशिएटिव विद ए पायलट, जो कि जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार से संबंध रखते हैं। ठीक है, यानी जो जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार से इस उत्सव की शुरुआत की गई है जिसमें लगभग 500 स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, जहां पर कम से कम 500 छोटे व्यवसाय हैं। कहां पर, जयपुर के जौहरी बाजार में और बापू बाजार में। तो यहीं से इसकी शुरुआत की गई है और ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है जोश टॉक के साथ समझौता करके। एक तरीके से जोश टॉक की हेल्प से इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप की स्थापना की, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीईओ कौन है, विल कैथकार्ट अभी फिलहाल में इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और इसकी अगर हम बात करें इसका एक्विजिशन डेट ये 19 फरवरी 2014 को हुआ है और इसके फाउंडर जैन कॉम है। ठीक है, ब्रायन एक्शन है। तो जैन कॉम इसके क्या है, फाउंडर माने जाते हैं, जैन कॉम। तो आपको ध्यान रखना है जैन कॉम इसके फाउंडर, आपसे पूछा जा सकता है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो ये आपको कवर करनी है, आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन कॉम इसके क्या है, फाउंडर है। उसके बाद मिथाली राज जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, वुमेन्स क्रिकेटर है, इन्होंने अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट को। ठीक है, और ये अब क्या करेंगे, जो सभी इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं उनसे ये रिटायरमेंट लेने वाली हैं। अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेटर टीम कैप्टन मिथाली राज, ये इंडियन क्रिकेटर टीम कैप्टन मिथाली राज, इनकी उम्र 39 वर्ष है। इन्होंने जो जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। कहां से, ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट लेने की घोषणा मिथाली राज ने कर दी है। अगर हम बात करें तो इनको सम्मान कौन कौन सा मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2003 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2021 में, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, और इनको पद्मश्री अवार्ड 2015 में भी मिला था। ठीक है, तो 2015 में पद्मश्री, 2003 में अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2021 में। तो हाल फिलहाल में कौन सा अवार्ड मिला था,
2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिच 200 मिलियन फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। 200 मिलियन फॉलोवर हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपसे पूछी जा सकती है, किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट बनेगी ये न्यूज। तो विराट कोहली पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने क्रॉस किया है 200 मिलियन फॉलोवर्स को इंस्टाग्राम पर। अगर हम बात करें तो विराट कोहली ऐसे व्यक्ति हैं, पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 मिलियन फॉलोवर्स को मार्क किया है इंस्टाग्राम पर। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन है जो कि ऐसा 200 मिलियन फॉलोवर्स को हासिल करने वाले, इंस्टाग्राम पर हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं। अगर हम बात करें तो सेकंड, ये ओवरऑल थर्ड पोजीशन पर है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, ठीक है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर। फर्स्ट पोजीशन पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिनकी फॉलोवर फैन बेस है 451 मिलियन फॉलोवर्स है जिनके पास, और उसके बाद लियोनेल मेसी हैं जिनके पास 334 मिलियन फॉलोवर है। तो भारतीय क्रिकेटर ये विराट कोहली तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे पर लियोनेल मेसी और तीसरे पर विराट कोहली जी। उसके बाद IISM ने लॉन्च किया है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, ठीक है, भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक को लॉन्च किया है IISM ने, और इस बुक का नाम है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस ये भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है। इनके बारे में डिटेल पढ़े तो इंडियाज लीडिंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट, देखिए ये IISM की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की पहली बुक, किसके लिए? स्पोर्ट्स मार्केटिंग के लिए। स्पोर्ट्स मार्केटिंग के लिए जो पहली बुक है भारत की, उसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको लॉन्च किया है किसने? IISM ने, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने इसको क्या है? लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो इस बुक को ऑथर्ड किया है विनीत कार्निक ने, विनीत कार्निक ने इस बुक को लिखा है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इस बुक को रिलीज किया है भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र के, और वहां पर प्रेजेंस किनकी थी? नीलेश कुलकर्णी की, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं IISM के, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं ये नीलेश कुलकर्णी। इनकी प्रेजेंस में किसने? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ने इस बुक को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने क्या किया? 75 किलोमीटर की मोटरवे को लगभग 105 घंटे में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, 105 घंटे में क्या है? 75 किलोमीटर के मोटरवे को इन्होंने रेडी कर दिया है, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या है? गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम मिला है, एक जगह मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने रिवील किया है कि NHAI ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने 75 किलोमीटर की एक बिटुमिनस कंक्रीट वाली एक सिंगल लेन नेशनल हाईवे 53 जो रोड है, मोटर एक तरीके से मोटरवे रोड है, एक तरीके से जो मोटरवे रोड है उसको लगभग 105 घंटे और 33 मिनट 105 घंटे और 33 मिनट में कंप्लीट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक तरीके से समझेंगे कि NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है, और इन्होंने 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट वाली एक रोड को मतलब प्रिपेयर किया है 105 घंटे 33 मिनट में, और इसका नाम रहेगा NH53, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी ने प्रशंसा की है NHAI की, राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर्स की। एक तरीके से किसको ठेका दिया गया था इस रोड को बनाने का? इस रोड को बनाने के लिए राजपथ इंफ्राकॉन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका मिला था, यानी जो प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इस रोड को बनाया है वो है राजपथ इंफ्राकॉन।
प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ के इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और वर्कर्स को इसके लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रशंसा, एक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशंसा की है अपने नितिन गडकरी ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। OECD इन्होंने स्लैश किया, घटा दी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.9%। यानी OECD जो है इसने जो भारत की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको घटा दिया है और कहां पर पहुंचा दिया, 6.9% बता दिया है। और किस साल के लिए, 2023 साल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी फोरकास्ट की है 6.9% रहने वाली है 2023 साल के लिए। यानी 2022 और 23 साल के लिए जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.9% रहेगी अकॉर्डिंग टू OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहले से 120 बेसिक पॉइंट घटा दी गई है, पहले ये 8.1% थी। ठीक है, 8.1% पहले थी, अब इसको घटाकर 120 बेसिक पॉइंट घटाकर 6.9% कर दी है। अगर आप बात करें तो 100 बेसिक पॉइंट्स लगभग 1% के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 100 बेसिक पॉइंट लगभग 1% के बराबर होते हैं। अगर 100 बेसिक पॉइंट कोई इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है तो 1% इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट की तो 7.2% राइज रहेगा इंडिया की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ये अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको ध्यान रखना है। और ये 8.7% रहेगा। ठीक है, सॉरी, जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2% राइज रहेगा। और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गया है वो 2021-22 के लिए वो 8.7% रहेगा। अगर हम बात करें CRE8 इंडिया की फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है, ये लॉन्च किया गया है कॉइन स्विच के द्वारा। ठीक है, हाल ही में जो कॉइन स्विच है उसने इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है। रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है किसने, कॉइन स्विच ने। और जो ये रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है इसका नाम है CRE8, CRE8। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, क्रिप्टो रूपी इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है कॉइन स्विच के द्वारा जिसका नाम है CRE8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एक्सचेंज ये भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा जो मेजर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रूपी बेस्ड क्रिप्टो सेक्टर को। ठीक है, यानी इंडियन रूपी बेस्ड क्रिप्टो सेक्टर है उस वो कितने अच्छे से भारत में परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क बनाया गया है जो कि भारत का पहला बेंचमार्क होगा जिसका नाम है CRE8 यानी क्रिप्टो रूपीज इंडेक्स, क्रिप्टो रूपी इंडेक्स जो कि कॉइन स्विच कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें CRE8 ये कंटेन करेगा 8 टॉप क्रिप्टो असेट बाय मार्केट कैप सच एज बिटकॉइन भी रहेगा इसमें, एथेरियम भी रहेगा, रिपल भी रहेगा, बिनेंस भी रहेगा, बिनेंस कॉइन, और कार्डानो भी रहेगा, कार्डानो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये बिटकॉइंस हैं यहाँ पर ये इसमें शामिल रहेंगे। और ये कॉइन स्विच एक कंपनी है जिन्होंने भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम है CRE8, आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चाइना ने लॉन्च किया है एक क्रूड मिशन टू बिल्ड द तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तियांगोंग स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चाइना ने एक क्रूड मिशन को भेज दिया है। अगर हम बात करें चाइना का जो मैन्ड स्पेस एजेंसी है, चाइना की जो मैन्ड स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन डिस्पैच्ड, कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया गया है ऑन ए 6th मंथ मिशन टू कंप्लीट वर्क ऑन कंट्रीज परमानेंट ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन। जो कंट्री का परमानेंट स्थायी ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन है उसको बनाने के लिए क्या है, चाइना का जो मैन्ड स्पेस एजेंसी है इन्होंने कहा है कि हमने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया 6 महीने के लिए। ठीक है, चाइना कह रहा है कि हमने 3 एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने के लिए भेज दिया है जो कि हमारे कंट्री के परमानेंट ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन है उसको उस पर वर्क को कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करें तो सैनझाओ 14 ये क्रू है जो स्टे करेगा
वहां पर तियांगोंग स्टेशन पर 6 मंथ के लिए, और ये चेक करेगा, ओवरसी करेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लेबोरेटरी मॉड्यूल्स इनटू द मेन तियानहे लिविंग रूम्स। यहाँ पर एक वहां पर स्पेस स्टेशन है जिसमें 2 लेबोरेटरी हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? सोनझाउ 14 क्रू। ठीक है, तो एक दल है सेंझाउ 14, वो दल क्या करेगा? जो तिहाने लिविंग रूम से 2 लेबोरेटरी हैं उनकी देखरेख करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अवनी लेखरा एक शूटर है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा वर्ल्ड कप में। पैरा वर्ल्ड कप में जो अवनी लेखरा है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है और गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, अगर बात करें अवनी लेखरा की, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक विनर भी रही हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि चटोरोक्स फ्रांस में, चटेरोक्स बोलेंगे, चटेरोक्स फ्रांस में आयोजित हो रही थी। यहां पर इन्होंने 250.6 पॉइंट एक तरीके से स्कोर जारी करके ये वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में क्या है, एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो अपने अवनी लेखरा है, इन्होंने क्या है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, ये कहां पर हो रहा था? इसका आयोजन हो रहा था चटोरोक्स फ्रांस में। अगर हम बात करें तो 20 साल की ये जो शूटर है, इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है 249.6 का, और ये रिकॉर्ड अब हो गया है 250.6, और इन्होंने क्वालिफाई किया है 2024 के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स, जो कि पेरिस में आयोजित होंगे। तो पेरिस में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने अपनी जगह हासिल कर ली है। ठीक है, इनको अब पैरा ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस में आयोजित होंगे वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, आज की यही न्यूज़ थी, और आई होप आपको सारी न्यूज़ अच्छी लगी हैं और आपको ये सारी न्यूज़ समझ में भी आ गई है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।